अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब भी कोई काम नया शुरू करना हो तो हम में से अक्सर लोग उस काम को शुरू करने में ताख़ीर कर देते हैं। जब काम करने का टाइम आता है तो हम कहते हैं आज नहीं कल ठीक से शुरू करेंगे। जिंदगी में हम सबके करियर के हवाले से कोई ना कोई ख्वाब जरूर होते हैं और उसके लिए हमने कोई टारगेट बना रखा होता है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमने प्रैक्टिकली कोई स्टेप लेना होता है। वो स्टेप लेने के आगाज हम जब करने की बारी आती है तो हम में से अक्सर लोग कहते हैं आज नहीं कल से शुरू करूंगा। प्लान बन जाते हैं, स्केड्यूल बन जाते हैं, टाइम टेबल हम बना के रख देते हैं और फिर शुरू नहीं करते, कल ठीक से शुरू करेंगे। सवाल ये है जब टारगेट को हमने अचीव करना है तो कामयाबी की तरफ उठने वाला स्टेप कल के इंतजार में क्यों होता है? हम क्यों बैठ जाते हैं कि कल आएगा तो हम ये काम शुरू करेंगे? आज के दिन हमने कोई ऐसा स्टेप क्यों नहीं लिया जो हमारी मंजिल की तरफ जाता हो? अगर आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, अगर आप एक तालिब इल्म हैं और आपने इम्तिहान की तैयारी करनी है मगर इम्तिहान की तैयारी करने में आप ताख़ीर का शिकार हैं, आप कहते हैं मैं कल से शुरू करूंगा, टाइम टेबल रेडी है, डेडलाइन आपकी मुकर्रर हो चुकी है कि फलां तारीख को आपका एग्जाम है, आप शुरू नहीं कर पा रहे। इसी तरह अगर आप जॉब के इंतजार में हैं और आप उसके लिए आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है, उसके लिए आपने अपने टैलेंट को ग्रो अप करना है, तो आप किसके इंतजार में बैठे हैं? कल के कि कल आएगा तो हम ये काम शुरू करेंगे। अगर आपके साथ भी यही मसला आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको शुरू से आखिर तक देखिएगा। इसमें मैं बयान करूंगा साइकोलॉजिस्ट की तरफ से दी हुई 4 थ्योरीज और एंड पे हम एक रिजल्ट निकालेंगे जो आपको बताएगा कि कल नहीं आज ही करना है और आज नहीं अभी से ये स्टेप लेना है। अगर आपके पास 15 से 20 मिनट हैं तो ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। अगर आप वीडियो के बीच में किसी वक्त भी स्किप करेंगे तो पूरी वीडियो समझ से बाहर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपनी राय कमेंट करें। अपनी तालीम मुकम्मल करने पर हमारी जिंदगी के 22 से 25 साल लग जाते हैं और पूरे तालीमी कैरियर में हम अक्सर अपने वालिदैन से ये कह रहे होते हैं कि मैं आइंदा इम्तिहान में अच्छे मार्क्स हासिल करूंगा, मैं ऐसे मेहनत करूंगा कि आने वाला एग्जाम में मैं तैयारी करूंगा। और जब तालीम मुकम्मल हो जाती है, हमारी उम्र 25 साल तक पहुंच जाती है, तब भी हम अपने वालिद साहब से ये कह रहे होते हैं कि मैं अब ये जॉब हासिल करने के लिए अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करूंगा। ये जो आखिर में हम गा लगा रहे हैं, इसको हम रहे हैं में तब्दील नहीं कर पा रहे। हम ये नहीं कह पा रहे कि ये टारगेट अचीव करने के लिए ये अमल कर रहा हूं, कि मैं ये तैयारी कर रहा हूं। हम हमेशा यही कह रहे होते हैं कि करूंगा और वालिद साहब हमें कहते हैं ओ भाई करना, कब करेगा? हम इरादा तो कर लेते हैं, टाइम टेबल सेट कर लेते हैं, हमने स्केड्यूल पूरा बना देते हैं कि हमने ऐसे से अपने टारगेट को अचीव करना है, मगर उसको अमली जामा पहनाने का जब टाइम आता है तो हम बैठ जाते हैं कल के इंतजार में। मिसाल के तौर पे अगर आप तालिब इल्म हैं और आपने एग्जाम की तैयारी करनी है या होमवर्क कंप्लीट करना है तो आप अपने स्टडी टेबल पर बैठ जाते हैं, बुक ओपन कर लेते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। अभी 2 से 3 मिनट ही गुजरते हैं कि आपके पास रखे मोबाइल पे बीप की आवाज आती है और आप उस मोबाइल को उठाते हैं कि किसका मैसेज आया है। वो मैसेज देखने के बाद आप गैर इरादी तौर पर सोशल मीडिया खोल लेते हैं और वहां पे रील्स को स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं और जो पढ़ाई का होमवर्क का काम है उसको एंड तक आप टालते जा रहे हैं। कल पे काम टालने को इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। लोगों से जब पूछा गया कि इसकी वजह क्या है, आपका वो कदम जो आपकी कामयाबी की तरफ जाने वाला है उसको उठाने में इतनी देर क्यों हो जाती है, तो कोई कहता है यार मैं बचपन से ही सुस्त हूँ, मुझे वालिदैन बदलना चाहते हैं लेकिन क्या है कि मेरे वालिदैन भी सुस्त हैं। और कोई कहता है कि हमें आराम करने में बहुत सुकून मिलता है, अल्लाह करे सी चंगियां, यानी कि अल्लाह बेहतर करेगा। मगर सवाल ये है कि क्या कंफर्ट जोन में बैठकर आप कामयाब इंसान बन सकते हैं? कभी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता नाकामी की तरफ जाने लगते हैं तो हम में से अक्सर लोग मोटिवेशनल लेक्चर सुनते हैं। मोटिवेशनल लेक्चर सुनकर अब 2 या 3 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 रोज तक उस काम को जारी रखेंगे, अपने आप को बेहतर कर लेंगे, काम करना शुरू कर देंगे, मगर जैसे ही मोटिवेशनल लेक्चर का असर खत्म होगा हम भी अपनी किताब बंद कर देंगे। ये जो ताख़ीर करने का जो अमल है जिसको प्रोक्रेस्टिनेशन हम कह रहे हैं,
اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اس کا روٹ کاز کیا ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر پیئرس پیل دنیا کے نامور سائیکالوجسٹ ہیں، انہوں نے اس پر کافی ریسرچ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تحقیق کرنے کی عادت آج سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ یہ 1400 سال قبل مسیح سے شروع ہوئے۔ تب سے لے کے اب تک تقریباً موٹیویشنل لیکچرز کا مین ٹاپک ہی یہ ہوتا ہے، آج سے ہی کام شروع کرو، کل کا کیوں انتظار کرتے ہو؟ مگر وہ مین وجہ جس وجہ سے ہم اس عادت سے نکل سکتے ہیں، اس پہ جب تک ہم کور اپ نہیں کریں گے، جب تک ہم خود کو اس قابل نہیں بنائیں گے کہ اس وجہ کا مین روٹ کاز کیا ہے، ہم خود کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم خود کو موٹیویٹ نہیں کریں گے، ہم کوئی بھی کام کے لیے سٹیپ نہیں اٹھا سکتے۔ جب کسی سے وجہ پوچھے گی یار تم یہ کام جب تم نے کرنا ہے تو اس کو ٹال کیوں رہے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جب پیپر کی تیاری کرنی ہوتی ہے تو میں شام کا انتظار کرتا ہوں، شام سے پھر رات کا انتظار کرتا ہوں، اور پھر کہیں آخری جب سونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں کتاب کھول کر بیٹھ جاتا ہوں۔ جاب ڈھونڈنے والے سے جب پوچھا گیا کہ تم نے انٹرویو کی تیاری کرنی ہے تو تم کیوں لیٹ کر رہے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا ہوتا۔ ہم میں سے اکثر لوگ ماضی کی یادوں اور مستقبل کے منصوبوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ کام جہاں پہ آپ کی ایفرٹ لگتی ہے، جہاں پہ آپ مینٹلی ٹائرڈنس آپ کو ہوتی ہے، آپ کا دماغ استعمال ہوتا ہے، آپ کو تھکن فیل ہوتی ہے، اس کام میں آپ ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جہاں پہ آپ نے اپنا کوئی فیوریٹ ڈرامہ دیکھنا ہو، آپ نے ورلڈ کپ میں انڈیا اور پاکستان کا میچ دیکھنا ہو، تو وہاں پہ آپ دیر نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جو کام سیریس ہے، آپ کو ٹینس کر رہا ہے، آپ تھکن فیل کریں گے، آپ اس میں دیر کر دیتے ہیں، آپ اس کو کل پہ لے جاتے ہیں۔ جو کام آپ کو انجوائے کرنے کا موقع دے رہا ہے وہ آپ کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ وہ کام جو ہمیں مشکل دیتا ہے، اگر اس کو ہم 3 سٹیپ میں تقسیم کریں تو اس کے 3 حصے یہ بنتے ہیں: فزیکل، مینٹل، ایموشنلی۔ جس کام میں یہ تینوں فیکٹرز آ جاتے ہیں، ہم ان کاموں کو ریپلیس کر دیتے ہیں جو کام ہم آسانی سے کر لیتے ہیں، جو ہمیں سکون دیتے ہیں، جن سے ہمیں مزہ ملتا ہے، جو ہمارے دماغ پر بوجھ نہ بنے، جیسے سوشل میڈیا کو بروز کرنا، جیسے کوئی مووی دیکھ لینا یا پھر کوئی میچ دیکھ لینا۔ یہاں پر ڈیڈ لائنز بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جہاں پہ ہماری ڈیڈ لائن دے دی جاتی ہے، ہم اس ڈیڈ لائن سے ایک دم پہلے تک اپنے کام کو ڈیلے کر دیتے ہیں۔ ہم نے صبح پریزنٹیشن بنا کے پیش کرنی ہو تو ہم آج کے دن کو شام تک ڈیلے کرتے جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں اچھا ابھی شروع کر لیتے ہیں، ابھی 1 گھنٹہ ریسٹ کر لوں پھر شروع کر لیتے ہیں، ابھی میں دیکھ لوں کہ ٹویٹر پہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، میں دیکھ لوں کہ سوشل میڈیا پر کیا ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے۔ ہم اس کو کھوجنے کے لیے اپنا ٹائم موبائل فون پہ لگا دیتے ہیں، یا پھر ہم کسی اور سوچ میں گم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ 15 منٹ گھنٹوں میں بدل جاتے ہیں، اور جو صبح شام میں بدل جاتی ہے، دن سے رات ہو جاتی ہے۔ اور جب رات کو ایک وقت ایسا آتا ہے، دماغ میں گھنٹی بجتی ہے کہ وہ بھائی میں نے وہ پروجیکٹ تیار کرنا تھا، میں نے وہ پریزنٹیشن تیار کرنی تھی۔ تو جب وقت ہوتا ہے سونے کا، ہم بیٹھ جاتے ہیں اپنے پروجیکٹ پہ۔ تو بتائیے، جب سونے کا وقت ہے، آپ کا دماغ سونے کا حکم دے رہا ہے، آپ کی جسم کی باڈی اعضاء جو ہے وہ تھک چکے ہیں، تب آپ پروجیکٹ پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ پروجیکٹ یا پریزنٹیشن کیسی ہوگی؟ 1977 اور 2002 میں 2 اسٹڈیز کی گئی، ان سے یہ ریزلٹ نکلا کہ جو کالج اور اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں، 80 سے 90% اسٹوڈنٹس اپنا کام، اپنا پروجیکٹ جو ہے یا اسائنمنٹ ہے، وہ آخری لمحے تک پروکراسٹینیٹ کر دیتے ہیں۔ دوستو، جہاں پہ ڈیڈ لائن مل جاتی ہے، جیسے کالج میں ڈیڈ لائن ہوتی ہے کہ آپ کا فلاں تاریخ کو ایگزام ہے، آپ اس ایگزام کی تیاری کرنے میں تاخیر تو کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ جب ہے کہ 5 تاریخ کو ایگزام ہونا ہے تو آپ 4 تاریخ تک اپنی تیاری مکمل کر ہی لیتے ہیں اور پیپر دے دیتے ہیں۔ بے شک اس کا رزلٹ آپ کی تیاری کے مطابق ہوگا۔ اسی طرح کوئی اسائنمنٹ آپ کو ملتی ہے، آپ کو ایک ڈیٹ دے دی جاتی ہے، تب تک آپ اس اسائنمنٹ کو مکمل کر ہی لیتے ہیں۔ مگر سوال تب پیدا ہوتا ہے جب آپ پریکٹیکل لائف میں ہوتے ہیں، جب آپ کے کندھوں پر بیوی اور بچوں کا بوجھ ہوتا ہے، تب کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی۔ وہاں پہ کام کرنے سے بہت بڑے نقصان ہو سکتے ہیں۔ وہاں پہ کام کرنے سے آپ کو سٹریس، ڈپریشن اور اینگزائٹی جیسے مسئلے ہو سکتے ہیں۔ جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں اور جو کر رہے ہیں، اس میں جب گیپ زیادہ پایا جاتا ہے تو آپ کو کیسی دماغی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس پر میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے، اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، اس کو ایک بار جا کے ضرور دیکھیے گا۔ آپ کو اپنے آس پاس بڑے لوگوں سے یہ سننے کو ملتا ہوگا کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے تھے، ہمارے بڑے بڑے خواب تھے،
हमने बाहर के मुल्क जाना था, हमने बड़ा यूट्यूबर बनना था, लेकिन हालात और वक्त ने साथ नहीं दिया। वो हमेशा अपनी नाकामी का कसूरवार वक्त और हालात को ठहराते हैं, मगर उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की, उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया होता। तो आप एक्सरसाइज में अगर डिले करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, उसको टालते जाते हैं, तो एक वक्त आता है कि आप धीरे धीरे वेट गेन कर लेते हैं। एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं करते, अभी भी आप उसको डिले करते जाते हैं, तो एक वक्त आना है आप ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकते हैं, आपको शुगर हो सकती है, दिल के अर्जे में मुब्तला हो सकते हैं, तो फिर वही रेग्रेट कि काश मैं एक्सरसाइज कर लेता। इसके अलावा इमोशनली टास्क में भी जब हम टालने वाला काम करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, उसमें भी बड़ा नुकसान हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने अपने किसी खास बंदे को अपने दिल की बात कहनी हो और उसमें आप देर कर देते हैं, यहाँ तक कि वो किसी और के दिल की आवाज सुन ले, तो फिर इसकी नाकामी का पछतावा जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। जरूरी बात करनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। इसी तरह अगर आपकी ख्वाहिश है कि मैंने अपने वालिदैन को उम्रा या हज करवाना है, उसमें आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, यहाँ तक कि एक वक्त आता है कि वो इस दुनिया से गुजर जाते हैं, तो जिंदगी भर के लिए पछतावा रह जाता है। इस पे साइंसदानों ने 4 थ्योरीज पेश की हैं। पहली थ्योरी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी 1964 में विक्टर हॉल्डर ने बनाई। दूसरी थ्योरी नीड्स की, जो कि डेविड मैकलन ने 1960s में पेश की। और तीसरी थ्योरी क्यूमुलेटिव प्रोस्पेक्ट थ्योरी, जो कि 1992 में पेश की। चौथी थ्योरी हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग थ्योरी पेश की। पहली थ्योरी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के मुताबिक इंसान वो काम करता है जिसको मुकम्मल करने पर वो कितना पुरजोश हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस काम करने से उसको डिजायरेबल रिवार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर एक इंसान ये समझता हो कि ये मेहनत या काम करने से मुझे रिवार्ड मिलने के चांसेस कम है, तो वो इंसान कभी वो काम नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप एक स्टूडेंट है और आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाले ये ऐलान करते हैं कि अगर आप क्लास में फर्स्ट आते हैं तो आपको 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, तो आप मेहनत या काम तब करेंगे, उस मेहनत के साथ एग्जाम की तैयारी तब करेंगे अगर आपका शुमार अपनी क्लास के टॉप रैंक स्टूडेंट में होता है, आपको चांस नजर आ रहे हैं, आपके फर्स्ट आने के चांसेस क्लियर हैं। अगर आपका शुमार उस क्लास के बॉटम लेवल के स्टूडेंट्स में होता है या फिर क्लास के पीछे बैठने वालों में आपका शुमार होता है, तो आप क्यों मेहनत करेंगे जब आपको पता होगा कि मेरे मेहनत करने से भी मैं कभी टॉप नहीं आ सकता। जॉब की तलाश में और एक तरफ सरकार जो है वो भर्तियां ओपन कर देती है, वैकेंसी अनाउंस करती है, तो ये 10 वैकेंसीज के लिए 10,000 लोगों ने अप्लाई कर रखा है। तो जायजा लेंगे कि हाँ मैं कम से कम टॉप 100 में आ सकूंगा। जब आपको चांस लग रहा हो कि आप टॉप 100 में हैं, तो आप मेहनत ज्यादा करेंगे। तो नतीजा ये निकला कि जब आप अच्छे रिवार्ड की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको चांस नजर आ रहा है, तो आप मेहनत करेंगे। अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो वहां पे आप काम नहीं करेंगे। सेकंड थ्योरी आती है नीड्स के हवाले से। लोगों के लिए 3 नफ्सियाती नीड्स हो सकती हैं: नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर पावर। तो आपकी ज्यादा नीड कौन सी हो सकती है, ये आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स ई कॉमर्स से वाबस्ता है या सेल्स एंड मार्केटिंग से वाबस्ता है, तो वो हर वो काम करेगा जिससे उसकी सोशल नेटवर्किंग बढ़ेगी। उसको नीड ऑफ एफिलिएशन है। हम काम वो करते हैं जहां पे हमारी पीछे जरूरत मिलती नजर आए। तीसरी थ्योरी क्यूमुलेटिव प्रोस्पेक्ट थ्योरी, इसमें 2 चीजें हैं। एक लॉस एवर्शन, जहां पे आपको नुकसान का अंदेशा हो, आप वहां पे ज्यादा मेहनत करेंगे। जब आपको लगता है कि ये काम न करने से मुझे नुकसान हो सकता है, तो वो काम आप जरूर करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको कहूं कि एक्सरसाइज कर लिया करें, फिट रहोगे, तो आपको मोटिवेशन कम मिलेगी। और जब आपको कहा जाए एक्सरसाइज कर लो, अगर नहीं करोगे तो तुम्हें ब्लड प्रेशर हो जाएगा, 1 साल बाद तुम्हें दिल का मर्ज हो जाएगा, तो फिर आप फौरन से एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये काम न करने से मुझे नुकसान हो सकता है। इसी तरह अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं और आपसे ये कहा जाए कि यार ये काम करने से आपका बॉस हैप्पी हो जाएंगे, तो आपको मोटिवेशन कम मिलेगी। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि अगर आपने ये काम ना किया तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो आप वो काम जरूर करेंगे।
बॉस भले खुश हो या ना हो, ये साइकिल चलता रहे। इस थ्योरी में जो दूसरा पॉइंट आता है वो गेन्स एंड लॉसेस का है। एक शख्स रिस्क लेता है गेन्स के लिए और एक शख्स रिस्क लेता है लॉस से बचने के लिए। दोनों में मोटिवेशन कम या ज्यादा हो सकती है। इसकी मिसाल कुछ ऐसे लेते हैं कि एक शख्स जो है वो झोंपड़ी में रहने वाला है, गरीब है, वो एक जॉब के लिए अप्लाई करता है और उसी जॉब के लिए एक वो शख्स अप्लाई कर रहा है जो कि अमीर है, उसका अपना घर है, गाड़ी है। अब सेम जॉब के लिए वो दोनों अप्लाई कर रहे हैं। अब ये जो जॉब है इसके लिए ज्यादा अहम हो सकती है, क्योंकि इसको पता है कि जब मुझे ये जॉब मिलेगी तो मैं अपना घर ले सकता हूँ, अपनी गाड़ी ले सकता हूँ, अपना लाइफ स्टैंडर्ड को बेहतर कर सकता हूँ। तो इस शख्स जो ये शख्स है जो अमीर पहले जिसके पास अपना घर है, गाड़ी है, उसको पता है ये जॉब ना भी मिली तो मेरी लाइफ स्टैंडर्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो वो इस जॉब को हासिल करने के लिए मेहनत कम करेगा बनिस्बत उसके जिसको ये जॉब मिलने से लाइफ में 100% तब्दीली आ सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि दो लोगों के अलग रेफरेंस पॉइंट हो सकते हैं एक ही काम के लिए। अब बात करते हैं साइंसदानों की तरफ से दी जाने वाली चौथी थ्योरी, जिसको कहते हैं हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग थ्योरी। इसका मतलब है कि अगर कोई काम करने से हमें रिवार्ड फौरी मिलता है तो हम वो काम करेंगे। अगर उसके रिवार्ड मिलने में हमें इंतजार करना पड़े तो हम वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों का ज़हन बना होता है कि यार फ्यूचर किसने देखा, जो अभी है उसको जकड़ लो। और दोस्तों इन चारों थ्योरीज को 2006 में कंबाइन कर दिया गया और इस थ्योरी को नाम दिया गया टेम्पोरल मोटिवेशन थ्योरी। ये थ्योरी वजाहत करती है कि कोई काम करने के लिए आप कब मोटिवेट होंगे। काम तब करेंगे जब आपकी पर्सनल नीड उस काम के और उस काम के करने से जो रिवार्ड मिलेगा उससे मैच करती हो और वो रिवार्ड आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो और बर वक्त। एक और फैक्टर भी है जिसकी वजह से लोग कोई स्टेप नहीं लेते और वो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर है फेल होने का डर, कि यार मैंने ये काम नहीं करना, अगर मैं फेल हो गया तो मेरा मजाक बनाया जाएगा। अगर आपका कोई ख्वाब आपने बना रखा है जिंदगी में कामयाब होने के लिए, उसकी तरफ स्टेप इस वजह से नहीं ले रहे होते कि अगर आपको अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई किसी का ख्वाब हो कि उसने बड़ा फिल्म स्टार बनना है और उसके लिए वो किसी बड़े शहर की तरफ जाता है, फिल्म इंडस्ट्री के करीब होने के लगता है, अपनी जॉब को छोड़कर वो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ दौड़ लगाता है, तो जब वहाँ से नाकाम हो के अगर मैं हटूँ तो लोग कहेंगे गया था फिल्म स्टार बनने और आ गया जॉब छोड़कर। तो ऐसा जो डर आपके ज़हन में, माइंड में आ जाता है वो आपको कोई स्टेप नहीं उठाने देता। अगर आपने कोई टारगेट बना रखा है ना अपने करियर के हवाले से, या कोई आपने शौक अपना बना रखा है कि मैंने ज़िंदगी में वो करना है, और आप उसकी तरफ इस वजह से नहीं जा पा रहे कि क्योंकि आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे, आपके पास वक्त नहीं है, क्योंकि आप एक जगह पे जॉब कर रहे हैं। अगर आपने उस टारगेट को अचीव करना है तो आपको अपनी जॉब छोड़नी होगी और आप वो नहीं छोड़ रहे। अगर आप अपने उस ख्वाब को इस वजह से नहीं पूरा करेंगे कि आपकी जॉब छूट रही है, तो एक दिन जब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जब आप बूढ़े हो चुके होंगे, तो एक बहुत बड़ा पछतावा आपकी जिंदगी में होगा। उस बड़े पछतावे से बचने के लिए बेहतर है कि आप छोटा पछतावा लें। अगर आप इस जॉब को छोड़ेंगे और इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, अगर वहाँ से नाकामी भी होती है तो तब तक आपको पछतावा होगा जब तक आप एक बार फिर नई जॉब तलाश नहीं। अब चारों थ्योरीज पढ़ ली, साइंसदानों ने क्या कहा इस हवाले से वो हमने पढ़ ली। अब सवाल फिर भी हमारे जहन में ये है कि वो वजह कौन सी हो सकती है कि हम कोई स्टेप नहीं ले सकते। तो तो वो वजह सिर्फ आप ही तलाश कर सकते हैं। एक सादा कागज उठाइए, पेंसिल उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए कि वो कौन सी वजह है। उस वजह को लिखें जो आपको कामयाबी की तरफ जाने नहीं दे रही। जैसे ही आप कलम चलाएंगे, वो वजह जब आप सफेद कागज पर लिखेंगे, उसका हल आपका ज़हन बता देगा। कागज पेंसिल उठाइए और लिखिए अपना गोल, कि आपने जिंदगी में करना क्या है, और दूसरे पॉइंट पे लिखिए कि आपने वो करना क्यों है, उससे आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, आप वो काम करने से जो रिवार्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो क्या है। फिर उस काम को मुकम्मल करने की एक डेडलाइन मुकर्रर कीजिए कि ये डेडलाइन है,
अगर तब तक मैं इसमें कामयाब ना हो सका तो मैं समझूंगा कि अब ये काम नहीं हो सकता। मुझे इस डेडलाइन तक अपना काम हरगिज़ मुकम्मल करना है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर दीजिए। जो आपने टारगेट बना रखा है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है उसको डिवाइड कर दें छोटे छोटे स्टेप। जितने ज़्यादा आप छोटे स्टेप में उस रास्ते को डिवाइड करेंगे इतनी ही आपके लिए वो आसानी बनेगी। उस काम को जब आप शुरू करें तो आपका माइंड पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उस काम को शुरू करें, यानी आपको प्योर पता हो कि जब ये काम मुकम्मल होगा मुझे खुशी फील होगी, मुझे गिल्ट फील नहीं होगा। आप हमेशा वो काम करें जिसको मिलने पर आप हैप्पीनेस फील करें। तो इस सारे अमल के बाद एक आखिरी जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो ये है डिस्ट्रैक्शन। जब भी आप काम करने लग जाते हैं तो एक डिस्ट्रैक्शन पैदा हो जाती है। काम कर रहे होते हैं, बीप की आवाज़ आती है, मोबाइल उठाते हैं, सोशल मीडिया पे रील्स देखते हैं, एक बार फिर रील्स देखते हैं। ये सोशल मीडिया की जो ऐप्स है ना, ये डिज़ाइन इस तरह से हुई हैं कि उनको पता है कि ये बंदा क्या देखना चाहता है, इसको क्या देखना पसंद है, ये इस मोबाइल से क्या देखा जाता है, तो वो बार बार वही चीज़ें आपके सामने दिखाते जाएंगे और आप उसकी दलदल में फंसते जाएंगे और अपना टाइम ज़ाया करते हैं बैठ जाएंगे। बाज़ औक़ात ऐसे होता है हमें नींद आई हुई होती है, हम सोना चाहते हैं, बेड में चले जाते हैं, लेट जाते हैं, कंबल ऊपर करते हैं और जैसे मोबाइल उठाते हैं, हमें एक रील पसंद आ गई, चलो थोड़ा सा मोबाइल देखते हैं, एक रील पसंद आ गई, दूसरी पसंद आ गई और हमें नींद आई हुई होती है और हम अभी थक नहीं रहे होते, देखते जाते हैं यहाँ तक कि आधी रात से ऊपर टाइम गुजर जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि हम काम करने बैठ जाते हैं, दरवाजे पे बेल बजती है और कोई दोस्त, दूर के दोस्त या जानने वाले आपके पास आते हैं और फजूल सी बातें शुरू कर देते हैं और सुनाओ भाई क्या हाल चाल है। इसी तरह आपको कोई कॉल आ जाती है तो उस पर भी यही होता है, और सुनाएं क्या हाल चाल है, और सुनाएं क्या हाल चाल है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। और जब बात कुछ ना बने तो फिर हम शुरू कर देते हैं, भाई आजकल सियासत में क्या हो रहा है, आजकल हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, क्या महंगाई बढ़ रही है। तो इस तरह की डिस्कशन जो है आपकी तरजीह को डाइवर्ट कर सकती है, आपकी मंजिल से आपको रास्ता हटा सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और नीचे अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल से ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तब तक के लिए अल्लाह।